morning dear students. Continue discussion chapter number 5 children's and sports as a postural deformities. अपर बॉडी पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ के लिए हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें सबसे पहला डिस्कशन है राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज़। राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज़ वो डिफॉर्मिटीज़ होती है जिसमें कि आपके शोल्डर राउंड हो जाते हैं। आपने जब कभी भी देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं या आप जब कंटिन्यू राइटिंग वर्क कर रहे होते हैं तो इस ड्यूरेशन में धीरे धीरे आप क्या होते हैंगे, टेबल की तरफ झुकते चले जाते हैं और आपको ये चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता है या आप वन साइड ऐसे डाउन होकर लिखते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ जो कॉज होते हैं या आपकी बॉडी की जो वॉकिंग कंडीशन होती है वो इम्प्रॉपर होती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है आप ऐसा लगता है कि आपको हाइट ज़्यादा है तो आप झुक के चलने लगते हैं। जैसे आपने अपने स्कूल के अंदर भी एक एग्जांपल देखा था, वो बहुत ज़्यादा लंबा था एक स्टूडेंट आ रही, तो वो धीरे धीरे झुक के चलने लगा था। तो ये डिफॉर्मिटीज़ कहीं ना कहीं राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज़ में क्रिएट होने लगती हैगी। तो राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी जो है आर्म राउंड शोल्डर हो जाते हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ ये होता है शोल्डर बिकम राउंड एंड द समटाइम दे सीम टू बी बेंड फॉरवर्ड। इसमें आप जब देखते हैं तो राउंड शोल्डर्स के कारण आपकी जो बॉडी पोस्चर है वो बहुत ही बैड दिखता हैगा और आपके जो है इसमें कभी कभी तो ये कंडीशन हो जाती है कि इस डिफॉर्मिटी को क्योर करने के लिए सर्जरी तक की हमें करवानी पड़ती है। राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज़ के लिए डिफरेंट टाइप के आसन और ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू आप राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज़ को क्योर कर सकते हैं। और सबसे पहले क्योर करने से पहले हम लोग देखेंगे इसकी कॉज क्या है। ड्यू टू द हेरिडिटी एक रीज़न होती है कि अगर आपके पेरेंटियल इसी तरीके के बॉडी के स्ट्रक्चर के हैं और धीरे धीरे आप भी उनको देख के वैसे ही वेव करते हैं तो इसकी हेरिडिटिकल एक प्रॉब्लम्स है। वी वेयर वेरी टाइट क्लॉथ्स, अगर आप बहुत टाइट क्लॉथ्स पहनते हैं तो आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने में, उसको मूव करने में प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण कि आपकी बॉडी धीरे धीरे उसी टाइट क्लॉथ के अंदर बहुत स्टिफ होती रहती है, जो कि आप राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज़ होने के लिए आजकल जैसे फैशन में ही होता है कि टाइट क्लॉथ्स पहनने का, जीन्स है, शर्ट है, इस तरीके के टाइट क्लॉथ्स भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं राउंड शोल्डर्स के लिए। बाय सिटिंग ऑन द इम्प्रॉपर आपका जो फर्नीचर है, जैसे आप स्कूल्स वगैरह में बैठते हैं तो कुछ फर्नीचर ऐसा होता होगा जो बहुत ही छोटा है, जो अकॉर्डिंग टू जूनियर एज कैटेगरी का होता है, तो आप उसमें बैठते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ क्रिएट हो जाती है बाय वॉकिंग, सिटिंग एंड बेंड पोजीशन। आप जब कभी देखा होगा कि आपकी वॉकिंग अगर लगातार आप झुक के चलते हैं, आपकी सिटिंग जो है लगातार आप झुक के ही वर्क करते रहते हैं, तो ये पोजीशन कहीं ना कहीं आपकी राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज़ में शो होती है। लैक ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आपको लगातार पेन हो रहा है, आपके सर्वाइकल पेन्स हैं या आपके स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम्स है या आपका हेडेक होता है या आप लगातार आईसाइट वीक होने के कारण क्या होता है आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये सब भी रीज़न है आपके कहीं ना कहीं राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज़ के क्रिएट होने के कारण कॉज हैं आपके। अब है कि राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज़ को कैसे सही किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट है नेवर सिट स्टैंड अप वॉक इन द बेंड पोजीशन। कभी भी जब आप खड़े होते हैं तो आप कभी भी सिटिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग पोजीशन में अपनी बॉडी को बेंड पोजीशन में ना रखें। सेकंड, यूज़ लेस लॉस फिटिंग क्लॉथ्स। आप जब कभी भी जो भी क्लॉथ्स पहनते हैं वो आपको कंफर्टेबल होने चाहिए, ना कि आपके पास लूज़ होने चाहिए, या ऐसे लूज़ क्लॉथ या ऐसे टाइट क्लॉथ नहीं पहनने चाहिए जो कि आपकी बॉडी के पोस्चर को बैड बनाते हैं। इसलिए लूज़ क्लॉथ पहनना भी एक बेटर सजेशन है। ऑलवेज यूज़ प्रॉपर फर्नीचर टू सिट। जब कभी भी आप बैठते हैं तो आपके लिए जो प्रॉपर फर्नीचर है उसी पर ही आप बैठें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज फॉर रिमाइंडेड शोल्डर्स एंड राउंड शोल्डर रेमेडियस। तो आपके लिए यहाँ पे एक्सरसाइज की डिस्कशन हो रहा है। कीप योर टिप्स ऑफ द फिंगर ऑन योर शोल्डर्स एंड इन सर्किल योर एल्बो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर द सेम नंबर ऑफ द टाइम। हम लोग जो कहते हैं कि बेटा जो आप अपने हैंड्स को रोटेट करिए या एक पूरे सर्कमफ्रेंस को कंप्लीट करिए, तो ये जो है एक्सरसाइज आपके लिए बेटर एक्सरसाइज है। होल्ड द हॉरिजेंटल बार फॉर सम टाइम, या आप अपने आप को एक हॉरिजेंटल बार पर हैंग कर लीजिए, जिससे कि आपके जो है
हैंड्स हैं वो टोटली स्ट्रेच होंगे और स्ट्रेट लाइन में आने के लिए कहीं ना कहीं उनको चांस मिलेगा। नेक्स्ट है योगा फॉर राउंड शोल्डर्स परफॉर्म चक्रासन एंड धनुरासन रेगुलरली। अगर आपको राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज़ है तो आपको अपनी डेली रूटीन लाइफ में चक्रासन जो पूरी तरह से बेंडिंग पोजीशन है और धनुरासन लाइक के वो धनुष की एक ऐसी जिसमें आपके लेग्स को आपके होल्ड्स के थ्रू बैक साइड में जाके आपको होल्ड करना है और उसको स्ट्रेच करना है। तो ये सारे जो कॉज हैं वो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये फोर्स के साथ अपने जो वो हैं हैंड्स उसको थोड़ा सा पुश करना है, बैकवर्ड करना है या बैक हैंड्स स्ट्रेचिंग करना है। नेक्स्ट वन अपर बॉडी पोस्चर डिफॉर्मिटीज में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफॉर्मिटीज ऑफ लोडोसिस। लोडोसिस में क्या होता है कि जो पर्सन नॉर्मली विद इन 8 to 10 आवर्स अपने आप को सिटिंग पोजीशन में रखता है तो कहीं ना कहीं वो कंफर्ट होने के कारण अपने आप को लेग को आगे कर लेता है और अपनी टमी को थोड़ा सा आउटर करके अपने बैक को सपोर्ट देता है किसी भी चेयर या उसके साथ। तो लगातार इस कंडीशन में होने के कारण उसकी जो स्पाइनल है वो आउटर साइड को शिफ्ट होने लगती है। जैसे आप कहते हैं कि टमी आउटर जा रहा है, वो बेटा टमी आउटर जाने का एक मेन रीज़न भी आपका कहीं ना कहीं लोडोसिस होता है, क्योंकि आपकी जब स्पाइन शिफ्ट होती है तो इसके साथ आपका बॉडी का पार्ट्स भी उसके साथ ही आगे की तरफ शिफ्टिंग होता है। तो लोडोसिस जो होता है, लोडोसिस द पोस्चरल डिफॉर्मिटी इन विच द लिम्बर स्पाइन बैंड इन फ्रंट बिहाइंड द नॉर्मल लेवल। ये एब्डोमेन इज द बॉडी एंड शोल्डर कम आउटवर्ड एंड साइडवर्ड। लोडोसिस प्रॉब्लम होने का मेन रीज़न जो मैं आपको बता रही हूँ, उसके साथ साथ आपको डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। जैसे आपको लगातार बैक पेन होता है, इस पर आपको स्टमक जो होता है उसमें आपको कहीं ना कहीं क्रैम्प वाली स्थिति लगती है, या आप जो नॉर्मल आपका पोस्चर है उसमें कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि नहीं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये सारी कॉज हैं आपके लोडोसिस के कारण। तो लोडोसिस में है इम्बैलेंस डाइट। अगर आप बहुत ज़्यादा मैंने आपको पहले भी बताया, प्रीवियसली बता चुकी हूँ कि अपनी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका एब्डोमिनल, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। उसको आपको 2 पार्ट को फिल करना है बाय ईटिंग फूड्स एंड 1 पार्ट इन फिल इन द वाटर एंड 1 पार्ट इज फ्री। क्योंकि आपकी जो गैसेस होती हैं बॉडी के अंदर वो आपको प्रॉपरली उस पार्ट को फिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनको स्पेस की ज़रूरत हो, इसलिए अपनी डाइट को प्रॉपर करिए जिससे कि आपका टमी आउट ना हो और आपको कंडीशन ऐसी फील ना हो जिसके कारण आपको लगेगा कि नहीं आपको बहुत ज़्यादा लिथार्जी हो रही है। इम्प्रूव डेवलपमेंट ऑफ द मसल्स। आपको क्या करना है, अपनी जो मसल्स हैं उनको प्रॉपरली डेवलप करना है जिससे कि आपकी बॉडी का जो सिस्टम है, आपकी बॉडी की जो स्ट्रेचिंग है, आपकी बॉडी की फिटनेस है वो प्रॉपर बनी रहे। अगर मसल्स आपकी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगी तो आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए या उसको लूज छोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, जो कि आपकी कॉज ऑफ द राउंड शोल्डर्स या कॉज ऑफ द लोडोसिस कंडीशन हो जाती है। जैसा भी आपको मैंने पिक्चर में ये दिखाई दे रहा है कि इसमें अपर स्पाइन जो होती है वो स्ट्रेट होती है, लेकिन यहाँ से कर्व बन रहा है सी कर्व। अब आप लोग यहाँ पिक्चर में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक सी कर्व बन रहा है क्योंकि टमी आउटर साइड आउट ऑफ द बॉडी साइड शिफ्टेड हो रहा है। तो ये कारण होता है। फिर है मोर फूड देन द रिक्वायर्ड। आप जरूरत से ज़्यादा भी खा लेते हैं तो आपको सिर्फ उतनी ही फूडिंग करना है, फूड लेना है ईटिंग ड्यूरिंग द ईटिंग टाइम, जितना कि आपको सफिशिएंट आप उसको डाइजेस्ट कर सकें। ओवरवेट और ओबेसिटी, आपने मैं लगातार जो डिस्कशन कर रही हूँ कि ओवरवेट या ओबेसिटी वो कॉज होता है जिसके कारण आप कहीं ना कहीं चेयर पर बैठने के बाद रिलैक्सिव होने की कंडीशन में आने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि आपका टमी प्रेस हो रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम्स होने लगती है। इसलिए आप अपने वेट को ओवरवेट मत होने दीजिए और ओबेसिटी को नॉर्मल फंक्शनिंग वर्क के रूप में आने दीजिए जिससे कि आपकी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर सके। डिजीज ऑफ स्पाइनल मसल, कहीं ना कहीं आपकी कोई इंजरी है स्पोर्ट्स में या एक्सीडेंटली कहीं ना कहीं ऐसा कोई कारण बन जाता है जिसके कारण आपकी स्पाइनल मसल जो होती हैं वो
वीक हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं या उतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी ऐसी डिजीज़ से जो कि आपके रिलेटेड टू स्पाइनल है उसको आप क्योर करें, उसको रिमूव करें, उसको होने से बचें। फिर प्रोसेस ऑफ द लोडोसिस। अब लोडोसिस का क्या है कि आपको डाइट को बैलेंस बनाना है, आपकी जो स्टैंडिंग और आपकी कैरिंग वो है वेट, उसको नॉर्मली कैरी वेट में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है नेवर टेक एक्सरसाइज फूड। एक्सेस फूड, कभी भी बहुत ज़्यादा फूड को नहीं खाना है। मेंटेन योर वेट, अपने बॉडी के वेट को मेंटेन रखना है, जिससे कि आपकी बॉडी का जब एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट कलेक्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपको ये वाली प्रॉब्लम, लोडोसिस प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब आता है नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ लोडोसिस। तो परफॉर्म टो ट्विस्ट प्लस 10 टाइम्स। आपको क्या करना है, अपने आप को ट्विस्ट करना है और कम से कम 10 बार। परफॉर्म सिटअप्स रेगुलरली। आपको सिटअप्स आप लोग जानते हैं, फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं तो सिटअप जो होता है आपके कहीं ना कहीं एब्डोमिनल पार्ट को, मसल्स को स्ट्रेच करता है, जिसके कारण कि आपकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाती है। नेक्स्ट वन, स्टैंड स्ट्रेट एंड टच योर फीट विथ हैंड। जो लगातार पश्चिमोत्तान आसन की बात हम लोग करते हैं, तो पश्चिमोत्तान आसन में आप लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, अपर बॉडी को टोटली डाउन करते हैं और अपनी फीट को या अपने फुट को टच करते हैं विथ योर हैंड्स। ये वाली जो कंडीशन है या त्रिकोण आसन है आपका, या आपका हल आसन है, जिसमें कि आपकी टोटली बॉडी रिवर्सेबल हो जाती है। तो ये सारी जो आसन है वो कहीं ना कहीं इसमें, जैसे हल आसन है मैं जो आपको बता रही थी, उसके बाद है पश्चिमोत्तान आसन है और विपरीत करणी। विपरीत करणी में क्या होता है, आपकी बॉडी टोटली बेंडन होती है, इसलिए इसको विपरीत करणी आसन भी कहते हैं। या तो जैसे कि आपका पूरी की पूरी रिवर्सेबल बॉडी हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि इस तरीके की लोडोसिस में ये सारे ट्रीटमेंट आपको मिल जाएंगे बाय योगा, बाय एक्सरसाइज। और अगर आप डेली में अपने आप को वॉकिंग या अपने कुछ समटाइम कुछ रनिंग कंडीशन को अप्लाई करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम क्योर हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द अपर बॉडी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इज कॉल्ड काइफोसिस। काइफोसिस इज द फॉरवर्ड राउंड ऑफ अपर बैक सम राउंड इन द नॉर्मल बट द टर्न काइफोसिस यूजली। अब आप इसमें देख रहे हैं जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ में आपने देखा, हमने पहले ही बात करी थी सी कर्व की, जो कि बैक स्पाइनल में हुआ था। काइफोसिस जो राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज़ के कारण, जिसमें आपकी हम्प निकल आती है बेटा, जैसे कुबड़ कहते हैं, वो निकल आती है। तो ये जो आपकी स्पाइनल प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं आपके जो यंगर बॉयज़ होते हैं उनमें अपने आप की चेस्ट को बाइड अप करके चलना, इस तरीके से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो काइफोसिस में आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी एस कर्व में कन्वर्ट हो जाती है। आपकी जो स्पाइन यहाँ पे शो हो रही है, ये जो स्पाइन है वो आपकी एस कर्व में कन्वर्ट हो रही है। इसलिए काइफोसिस के लिए ज़रूरी है कि आप आपके जो शोल्डर्स हैं उन्हें राउंड हो जाते हैं और इसमें डिग्री जो है मोर देन द 50 डिग्री एंगल पे आपका स्पाइन आ जाता है। डिफॉर्मिटी इज आल्सो कॉल्ड द राउंड शोल्डर या बैक राउंड शोल्डर प्रॉब्लम भी कहलाती है। इट इज़ आल्सो लीड टू द काइफोसिस कर्विकल पेन। इसके कारण आपको कहीं ना कहीं स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगता है। काइफोसिस के कॉजेज़ हैं मॉल न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा वो वाला है, कुपोषण है, कैरिंग हैवी लोड, आप लगातार अपने शोल्डर्स पे लोड को कैरी करे रहते हैं, जिसके कारण कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं उसी शेप और साइज में आने लगती है। आपकी स्पाइन लोडेड वेट के कारण अपने आप को मेंटेन करने, बैलेंस बनाने के लिए उस कंडीशन में आती है। इम्प्रूव या इम्प्रॉपर फर्नीचर, जो हम लोग बात करते रह रहे हैं कि इम्प्रॉपर फर्नीचर बैठने के कारण आपके शोल्डर्स डाउनवर्ड होते हैं या रोटेट होने लगते हैं। वीक मसल्स, आपकी मसल्स वीक होती है, जिसके कारण कि कहीं ना कहीं वो रिलैक्सिव होने के कारण अपने आप को कंफर्ट पोजीशन में आने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वन इज द बेंडिंग वेल वॉकिंग। अब जब वॉक करते हैं, जब चलते हैं, मैंने आपको बताया था कि जैसे हाइटेड पर्सन होता है तो या गर्ल्स में अंदर ये डिफॉर्मिटीज़ इसलिए भी आ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि हम लंबे हैं तो शायद हम इस तरीके से चल रहे हैं तो हमें लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए वो अपने आप को बेंड करके चलने लगती हैं। बियरिंग स्लीपलेस इन द राइट
टाइट क्लॉथ्स, कहीं ना कहीं हम लोग जो क्लॉथ्स पहनते हैं वो टाइट होते हैं, जिसके कारण कि हमारी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग फंक्शन करती है। ड्यू टू द हेरिडिटिकली होता है, कुछ पेरेंट्स की हैबिट होती है, वो झुक के चलते धीरे धीरे जो भी उनके बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, वो धीरे धीरे उन्हीं की हैबिट्स को कॉपी करते हैं और वैसे उनकी पोजीशन होने लगती है। अब आता है कि इसके लिए कुछ करेक्टिव मेजर्स हैं, तो हाँ आप कर सकते हैं। आपका करेक्ट पोस्चर पाने के लिए आपको प्रॉपर जो क्लॉथ है वो प्रॉपर पहनने होंगे, प्रॉपर फर्नीचर पे आपको बैठना होगा। आपकी हाइट है तो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप झुक के ही चलें। आपकी जो स्ट्रेट लाइन पोजीशन है आप उसी को मेंटेन रखें। सिटिंग, वॉकिंग एंड स्टैंडिंग कंडीशन में भी आप प्रॉपर कर सकते हैंगे। अब काइफोसिस के ट्रीटमेंट की बात आ रही है तो ऑलवेज कीप द प्लो अंडर योर द बैक सेल। जब कभी भी सोते हैं तो आपका जो प्लो है अंडर योर द बैक, आपके बैक की तरफ होना चाहिए। बेंड योर द हैंड बैकवर्ड एंड स्टैंडिंग पोजीशन, जब कभी भी आप खड़े होते हैं तो आपको अपने हाथों को क्या करना है, बैक की तरफ ले जाके पीछे स्ट्रेच करना है। नेक्स्ट आप लोग एक आसन कर सकते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, अपने दोनों हाथों को वो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेच करिए जैसे ताड़ासन करते हैं। उसके बाद अपने हाथों को आगे की तरफ ले जाने के बाद पूरी तरीके से पीछे की तरफ ले जाइए और उनको आपस में क्लोज, एक पाम एक दूसरे के अपोजिट साइड पाम जो होती है उनको एक दूसरे के बिल्कुल नियर ला के आप एक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो होता है कि आप स्विमिंग बेटर एग्जाम्पल है आपके राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज़ को क्योर करने के लिए। परफॉर्म धनुरासन है, चक्रासन है, इस तरीके के रेगुलरली आसन को परफॉर्म करने से कहीं ना कहीं आप इससे डिजीज से और उससे क्योर कर सकते हैं। इसमें आपको क्या आर्थराइटिस और पेन जो होता है वो जॉइंट्स वगैरह में ये हो जाता है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो। हमने जो डिस्कशन कर रहे थे कि अब आ रहा है लोअर बॉडी डिफॉर्मिटीज़। तो लोअर बॉडी डिफॉर्मिटीज़ में पहली डिफॉर्मिटीज़ का हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है बो लेग। बो लेग प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसमें आपके नीज जो होते हैं एक स्ट्रेट लाइन में आने की बजाय आउटर साइड ट्रांसफ़र होने लगते हैं। इट इज़ द पोजिशन, इट इज़ अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी, इट इज़ द अपोजिट ऑफ द नॉकनी। नॉकनी में इनर साइड आपके टच होते हैं और नीज आपस में क्लैश करते हैं। यहाँ पे जो होते हैं नीज जो होते हैं, नीज बोन जो होती है वो आउटर साइड शिफ्ट होने लगती है। आप कभी भी जब शूज़ पहनते हैं तो आप देखिए कि सम टाइम विदन 1-2 वीक के बाद आप देखिए आपके शूज़ कौन सी साइड से घिस रहे हैं। अगर वो इनर साइड से घिस रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी डिफॉर्मिटीज़ नॉकनी में हो सकती है, या आउटर साइड से घिस रहे हैं तो ये डिफॉर्मिटीज़ आपकी डिफॉर्मिटी जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, बो लेग हो सकती है। तो बो लेग की जो प्रॉब्लम होती है ये नीज के एक दूसरे के आउटर साइड जाने के लिए तो देयर रिमेन इन द वाइड गैप बिटवीन द नीज व्हेन अ बो लेग person keep feet together occur during the childhood. bow leg for the babies are common. bow leg babies में common होता है क्योंकि उनको लगता है कि पैरों को दूर दूर रख के चलना चाहिए। ये कॉमन डिफॉर्मिटीज़ बेबीज़ में शो होती है, लेकिन ये डिफॉर्मिटीज़ धीरे धीरे आप जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपकी डिफॉर्मिटीज़ भी बढ़ती जाती है और ये आपकी हैबिट का एक आपकी हैबिट में आने लगता है और आप धीरे धीरे अपने लेग को, अपने बॉडी के पोस्चर को उसी हिसाब से ग्रो अप करते रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब कभी भी स्टैंडिंग पोजीशन में हो या वॉकिंग पोजीशन में हो तो आप अपने शूज़ को स्ट्रेट लाइन में रख के चलने की कोशिश, जैसे कैट वॉक होती है, कैट वॉक करिए जिससे कि आपके लेग जो होते हैं वो इनर साइड की तरफ टर्न होने लगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो न्यूट्रिएंट्स है, जो अभी आपकी डाइट है, जो भी आपका फूडिंग है वो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन में होना चाहिए। कॉज मैंने आपको बताया कि रिकेट्स वो होता है जिसमें कि आपके नीज जो होते हैं वो या आउटर या इनर साइड ट्रांसफ़र होने लगते हैं। डिफॉर्मिटीज विटामिन डी एंड द कैल्शियम जो कि रिकेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इन प्रॉपर वे ऑफ वॉकिंग, आप अपने शूज़ को, अपने आप को जब वॉक करते हैं तो प्रॉपर वे में रखें। ओबेसिटी
ओवरवेट या फैटी बॉडी होने के कारण भी कहीं ना कहीं ओबेसिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जो कि आपकी बोल एक प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है यूजिंग डिफ़िकल्ट या डिफॉर्म फुटवियर। आप जब कभी भी जो भी फुटवियर पहनते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी टाइट फुटवियर या लूज फुटवियर के कारण अपने आप लेग्स को आउटर साइड रखने की कोशिश करते हैं। फोर्सिंग बेबी टू वॉक इन द अर्ली एज। कभी भी बेबीज़ को फोर्स मत करिए कि वो अर्ली एज में वॉक करने के लिए आप उनको प्रेशराइज करें। अब इसमें आ रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी बोल एक प्रॉब्लम्स क्योर हो सके। तो डोंट कैरी हैवी वेट इन द चाइल्डहुड। कभी भी आप उनको ओवर हैवी वेट की कंडीशन में मत रखिए। बेबी शुड नॉट बी फोर्स टू द वॉक, जो अभी डिस्कशन करा। बैलेंस डाइट आपके लिए होनी चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन, विटामिन्स, फैट एक्सेट्रा सभी चीज़ें इंक्लूड हों। ऑलवेज वॉक प्रॉपरली। जब कभी भी आप चलते हैं तो अपने आप को वाइड अप मत करिए, अपने आप को एक्सट्रीम मत दिखाइए। आपका जो कुछ भी है उसको आप प्रॉपर वे में रखने की कोशिश करिए। यूज़ गुड क्वालिटी शूज़। जो डिस्कशन करा कि जब आपके शूज़ टाइट हो जाते हैं तो आप उनको चेंज करके और एक बेटर क्वालिटी शूज़ लीजिए जिसमें कि आपका प्रॉपर आपकी फ्लैट फुट जैसी प्रॉब्लम्स और नौकनी जैसी प्रॉब्लम्स भी इसके साथ क्रिएट ना हो। वो लेग रिमाइंडर सेंटर कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, तो इसमें है सबसे पहला क्या विटामिन डी और कैल्शियम की प्रॉपर डाइट में अपने साथ इंक्लूड रखें, क्योंकि विटामिन डी जो है फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसलिए आप जब भी मिल्क वगैरह इस तरीके की चीज़ ले रहे हैं जो कि आपके बोन्स की डिफॉर्मिटीज़ को क्योर करने में भी हेल्प करता है। द रिक्वायर अमाउंट, जो अमाउंट में आपकी रिक्वायरमेंट है उनको लीजिए। वॉक ऑन द इनर एज ऑफ द फीट। आप अपने पैरों को पास पास रख के और इन्हें जैसे शूज़ होते हैं उसको आउटर की बजाय उसको इनर साइड करने के बाद आपका फुट जो है सोल जो है आउटर दिखाई दे, इस तरीके से आप वॉक करिए। सेंड ऑन द वॉक, आप अपने उसमें भी सेंड कर सकते हैं। और अपने टोज को इन्वर्ट रखिए और परफॉर्म द गरुण आसन। गरुण आसन में आपने देखा है कि आपके लेग एक दूसरे से क्रॉस करके बैठिए। लेग एक दूसरे से क्रॉस और होंगे और हाथ जो होंगे आपके लाइक के गरुण, जैसे कि आप उसकी देखते हैं ईगल की चोंच देखते हैं, इस तरीके से ऊपर अपर बॉडी का वो होता है। नेक्स्ट वन आसन इज द जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे उसमें नेक्स्ट आसन आपके पास आ रहा है कि हम लोग अपर बॉडी पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ में ही बात करेंगे। तो नेक्स्ट आसन आता है आपका नॉकनी प्रॉब्लम। नॉकनी प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसमें कि आपके नीज आपस में एक दूसरे से क्लैश करते हैं, या जो होता है आपका पोस्चरल डिफॉर्मिटीज वो होती है वो बेंड इनवर्ड एंड नी स्ट्रेक ईच अदर वेल वॉकिंग एंड रनिंग पोजीशन। ये आपको स्टार्टिंग में 18 मंथ वाले ड्यूरेशन में बहुत अच्छे से दिखाई देती है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में चाइल्ड जो होता है वॉकिंग कंडीशन में होता हैगा। उसके अलावा जब ये बिटवीन 18 एंड 24 मंथ में भी आप इसको विजुअल कर सकते हैं, और इस ड्यूरेशन में अगर आप इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। कॉज भी ये भी है कि कहीं ना कहीं आपकी इनप्रॉपर वॉकिंग या अर्ली चाइल्डहुड वॉकिंग या आपकी जो वो है आपकी इनवर्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे कि आप इसको क्योर कर सकें। कॉज होने के कारण है रिकेट्स इन आपकी जो बोन्स का है, रिकेट्स प्रॉब्लम हो सकती है। ओबेसिटी ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, हम लगातार बात कर रहे हैं कि जब बॉडी फैटी हो जाती है तो आपकी कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आपका वेट पूरी तरह नीज पे आने लगता है और इसके कारण आपके घुटने आपस में टकराने लगते हैं। लेकिन आपने कभी ये देखा है कि जो मसल्स और लिगामेंट्स वीकनेस ऑफ द अर्ली एज, जो मसल्स और लिगामेंट्स हैं वो वीक हो जाते हैं, अर्ली एज में वीक रहते हैं, और आप जब उन पर ज़्यादा फोर्स डालते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फ्रैक्चर एंड इंजरी भी एक मेन कॉज है, जो आपके नीज फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं। फिर लैक ऑफ द बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट प्रॉपर ना होने के कारण भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और नेक्स्ट कारण है नॉक नहीं होने का, कि आपके उसमें एक और डिफॉर्मिटी जो फ्लैट फुट डिफॉर्मिटीज होती है वो ऑलरेडी इसके साथ इंक्लूड होती है। इसके है कि कौन कौन से आपको इसमें क्या करना चाहिए। प्रैक्टिसन ऑफ द नॉकनीस में बैलेंस डाइट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। बेबीज़ को कभी भी फोर्स मत करिए अर्ली एज में चलने के लिए,
क्योंकि अर्ली एज में उसकी जो मसल्स होती हैं वो वीक होती हैं और उसकी बॉडी का वो बैलेंस पूरी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप स्टार्टिंग से ही बच्चों को विजन 2 और 2 ईयर्स के बाद से उनको प्रॉपर एक्सरसाइज करने के लिए आप उनको कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपकी देखा देखी बच्चे भी उस तरीके की एक्सरसाइज करते हैं जो कि उनके लिए हेल्पफुल होती है। नॉकने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज और रेमेडियस मीजर्स हैं? तो बेटा सबसे पहला कीप अ पिलो बिटवीन द नी। जो हम लोग जैसे आपके दोनों घुटनों के बीच में आप अपने पिलो को रख लीजिए और एक चेयर पे बैठ जाइए, और उसके बाद जो आपका अपर बॉडी एज इट इज रहेगी, सिर्फ लोअर बॉडी से आपको क्या करना होगा कि नीज तक आपके उसको पार्ट को अप एंड डाउन कंडीशन में करना होगा। नेक्स्ट है कॉर्डिबल है, आप बच्चों की मालिश वगैरह करिए जिससे कि उनकी मसल्स मजबूत हो जाएं। हॉर्स राइडिंग एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि इसके कारण आपके नीज जो होते हैं आउटर साइड की तरफ मूव करने लगते हैं। यूज़ वॉकिंग कैलिपर्स, आप जो भी वॉकिंग कैलिपर्स जैसे कि आपको आउटर साइड चलने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट वन अपर बॉडी पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ में है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या है? फ्लैट फुट आपने देखा होगा कि आप जब कभी भी गीले पैरों से फर्श पे चलते हैं या सैंड पे चलते हैं तो वहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर बनता है जो आपके ही उसके फुट के कारण होता है, वो देखिए कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर, अगर फर्स्ट स्ट्रक्चर है तो आपका नॉर्मल है लेग, लेकिन अगर आपका सेकंड स्ट्रक्चर है लाइक ए पैरामीशियम से, तो कहीं ना कहीं आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये आपको अर्ली स्टेज में ही आपको इसको जज करना होता है क्योंकि अर्ली स्टेज में जो मसल्स होती हैं वो थोड़ी वीक होती हैं। अगर आप उस ड्यूरेशन में इन चीज़ों को जज कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। फ्लैट फुट जो होता है पोस्चरल डिफॉर्मिटी से इनर कर्व ऑफ द फीट हैज़ ग्लोन मोर देन नॉर्मल। इट इज डिफिकल्ट द फीट पर्सन गिव्स complete print of the his feet sole over the plain surface। जो अभी मैंने आपसे डिस्कशन करा, फ्लैट फुट के कॉज है वीक मसल्स है, ओबेसिटी है। यूज इम्प्रॉपर शूज़, अगर आपके जो शूज़ हैं वो टाइट हो गए हैं या ढीले हैं तो आप उनको प्रॉपरली पहनते नहीं हैं या उनके कारण पैर आपस में भिजने लगते हैं या उनके बीच का जो सोल है वो प्रॉपर नहीं रहता। आप लोग कभी कभी सिर्फ शो के लिए किसी चीज़ को पहन लेते हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन है कैरी हैवी वेट फॉर द लॉन्ग पीरियड। अगर आप बहुत लंबे समय तक किसी भी वेट को उठा के चल रहे हैं या फ्लैट स्लीपर्स पहनते हैं या आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक खड़े रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होने लगती हैं। अब इसके लिए है कि आपको करेक्टिव मीजर्स में क्या मिल रहा है आपको कि ऑलवेज वियर द शूज़ एंड द प्रॉपर शेप एंड साइज़ के होने चाहिए। ओबेसिटी आपको अवॉइड करनी चाहिए। हाई हील शूज़ आप अवॉइड करिए, समटाइम अगर पहनते हैं तो पहनिए, लेकिन उसके बाद अपनी फुट को प्रॉपर मालिश या उसको केयर करने की भी आदत रखिए। डोंट कैरी हैवी वेट फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन तक हैवी वेट को कभी भी कैरी करके नहीं रखना है। और उसके बाद जो बेबीज़ हैं उनको फोर्स मत करिए कि वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में या इन्फेंसी स्टेज में वो वॉकिंग करने लगे। फ्लैट फुट रेमिडियस एंड द फ्लैट फुट कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं? तो वॉक ऑन द हील जो कहा जा रहा है कि आपको काय पे चलना है, हील पे चलना है या टो पे। आप टो और हील को इस तरीके से अप एंड डाउन वाली कंडीशन रखिए और लॉस वेट अपने बॉडी के वेट को कम करिए। इसकी स्कीपिंग ऑन रोप जो हम लोग कहते हैं रस्सी कूदना चाहिए, इस तरह की स्कीपिंग ऑन रोप वाली कंडीशन होनी चाहिए। परफॉर्म स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को प्रॉपरली परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है आपके जो गुड क्वालिटी शूज़ को भी आपको पहनना चाहिए। तो बेटा अभी हम लोगों ने जो लगातार और जो आपके फीट हैं ओवर द सैंड आपको रेत में चलाना चाहिए जिससे कि आपके बार बार पुश एंड पुल वाली कंडीशन बनी रहे। और सबसे बेटर है कि आप अपने जो सरफेस है जिस पे कि आप वॉक कर रहे हैं उस पर आप बाई टोज रन करिए या बाई हील चलने की कोशिश करिए। ओके, तो हम लोगों ने जो अभी तक बात करी फ्लैट फुट, नॉक नी, इसमें लास्ट वाली एक चीज़ आती है वो है कि आपकी अपर बॉडी पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ में 8 डिफॉर्मिटीज़ होती है राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज़। तो राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज़ जो होती है वो हम लोगों ने राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज़ के बारे में डिस्कशन करा था कि राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज़ जो होती है पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ हैं, ये अपर बॉडी पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ है। इसमें आपके शोल्डर्स क्या हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो है कि आप ध्यान रखिए कि
ये सारी चीज़ें कि आपको फ्लैट फुट है कि बो लेग है कि नॉकनी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके अपर बॉडी या पोस्चर या लोअर बॉडी में इस तरीके से क्रिएट ना हो। जो हम लोगों ने एक चीज़ और डिस्कशन करना है वो है कि क्या आपका जो बो लेग प्रॉब्लम है, बो लेग प्रॉब्लम कैसे क्योर कर सकते हैं हम लोग, कि हम लोग नॉकनी प्रॉब्लम को कैसे क्योर कर सकते हैं। इसी तरीके से आपकी जो है अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी प्रॉब्लम्स में इस चीज़ को एक और प्रॉब्लम होती है जो है स्कोलिसिस प्रॉब्लम। तो व्हाट इज स्कोलिसिस, जैसे हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, तो क्वेश्चंस के थ्रू आप इनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। स्कोलिसिस के बारे में डिस्कशन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जब कभी भी आपने देखा होगा कि आपके साथ के स्टूडेंट्स वन साइड बैग को कैरी करते हैं, अपने स्कूल बैग को वन साइड हैंग करते हैं, जिसके कारण आपने उनमें ये देखा होगा कि उनकी बॉडी कहीं ना कहीं शोल्डर से एक साइड डाउन होने लगती है। तो वन साइड डाउन होने की ये जो कॉज है, ये कारण है, तो ये ही कहीं ना कहीं स्कोलिसिस का एक मेन रीजन भी होता है। स्कोलिसिस इज द साइड वे curvatures of the spine that occur most often during the growth stage just before puberty। आप जब कभी भी देखेंगे ये स्पाइन जो है वो आपकी वन साइड डाउनवर्ड कंडीशन है। ये इसके कॉज जो हैं इसमें आपको क्या करना होगा कि आपकी बॉडी जो है साइडवर्ड शिफ्टेड हो रही है, इसको उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए आप अदर साइड पे हैंग करने की थोड़ी सी अपनी आदत बनाइए, या बोथ साइड हैंग करने की आदत आप उसमें बना सकते हैं। आपको जो ट्रीटमेंट है वो आपको कभी कभी ये सीरियस कंडीशन में भी पहुंच जाता है, जिसके कारण आपको सर्जरी करानी पड़ती है। तो इसके लिए कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे, जैसे कि जो कॉज है, पहले तो सबसे पहले कॉज जान ले रहे हैं कि बर्थ डिफीट्स सबसे ये तो स्टार्टिंग में है। दूसरी चीज़ बियर इन द टियर इन द स्पाइन, आपने लगातार इस तरीके से अपने स्पाइन पे बोझ डालते हैं। डिफरेंस इज द लेंथ ऑफ द लेग्स, आपके अगर पोलियो वगैरह की कारण आप वन साइड हैंग करने की आदत रखते हैं, जिसके कारण भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। या आपकी एक हैबिट भी होती है वन साइड बैक को हैंग करने की, या वन साइड शोल्डर डाउन करके चलने की कोशिश। लिफ्टिंग वेट टुवर्ड्स ऑन वन साइड इन रूटीन, आपको जैसे आप कभी भी बकेट वगैरह उठाते हैं तो आपने आदतन, हम लोग की एक आदत होती है कि हम मोस्टली उसी हैंड को यूज़ करते हैं जो रेगुलरली करते रहे। हम लोग कभी भी अपने हैंड्स को या अपने लेग को उस बार के लिए चेंज करने की कोशिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर, आपके जो खड़े होने का पोस्चर है वो रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर है, और आपकी इस हैबिट को लोग जज करते हैं। तो आप उनको कहिए कि अगर इस तरीके की कोई भी कंडीशन दिखाई देती है तो आप उसको जज करें, और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बोल सकते हैं। फिर अनसूटेबल फर्नीचर, जैसे कि आप जब राइटिंग वर्क कर रहे होते हैं तो इनप्रॉपर फर्नीचर होने के कारण क्या होता है, अनसूटेबल फर्नीचर होने के कारण आपको ज़्यादा झुकना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपका वन हैंड अप होता है और वन हैंड डाउन वाली कंडीशन में होता है। कुछ लोगों की आदत रहती है कि वो लगातार झुकते चले जाते हैं। फिर है प्रैक्टिशन ऑफ द स्कोलिसिस, नेवर वॉक ऑन द लॉन्ग time with the carry weight in one hand, always stand in the correct posture, use suitable furniture, balanced diet प्रॉपर होनी चाहिए आपकी, और आपको अवॉइड करना चाहिए साइडवर्ड बेंडिंग पोजीशन के लिए। स्कोलिसिस के लिए ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज हैं, होल्ड द हॉरिजेंटल बार बोथ हैंड्स एंड योर बॉडी हैंग फॉर सम टाइम। स्विम करना चाहिए, स्विमिंग करने से भी बेटर है कि आप स्ट्रोक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग वाला जो स्ट्रोक के टेक्निक्स हैं उनको अप्लाई करें। परफॉर्म द बेंडिंग एक्सरसाइज ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द सी, जिस साइड आपका शोल्डर डाउनवर्ड है उसके अपोजिट साइड वाले शोल्डर को डाउनवर्ड करके उसको रोटेट करने की या उसको बेंडिंग करने की कंडीशन में बनाइए। परफॉर्म द त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन में क्या होता है, आपके हैंड जो होते हैं स्ट्रेट लाइन में होते हैं और लेग आपके स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट है अर्ध चक्रासन में आपकी बॉडी जो होती है शोल्डर्स के थ्रू आप उसको साइडवर्ड या रोटेट कंडीशन में कर सकते हैं।
तो जो सब कुछ हम लोगों ने डिफॉर्मिटीज़ के बारे में पढ़ा, तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी आपको समझ आ गई। अपर बॉडी की पोस्चर डिफॉर्मिटी नॉक नी, अपर बॉडी की पोस्चर डिफॉर्मिटी स्कोलिसिस, लोडोसिस एंड काइफोसिस, एंड नॉक नी, बो लेग एंड फ्लैट फुट। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस में है कि व्हाट इज़ द पोस्चर डिफॉर्मिटी। तो अभी हम लोगों ने जो लगातार डिस्कशन कर रहे थे उसमें ये वाली चीज़ आ रही थी कि पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ के बारे में कि आपको क्या, डिफॉर्मिटी इज़ द मल्टी फंक्शन ऑफ द एनी कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स एंड जॉइंट्स इन द बॉडी, दे आर द वेरियस पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ यहाँ पर दी जा रही हैं। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं जो लगातार, व्हाट इज़ द नॉक नी इज द पोस्चरल डिफॉर्मिटी विच द लेग आर द बैंड इनवर्ट साइड, व्हाट इज़ द फ्लैट फुट इज द पोस्चरल डिफॉर्मिटी विच द inner curve of the feet has the plisage in normal condition, what is the round shoulders, so round shoulder is the postural deformity in which the shoulder become round and sometimes they seem the bend forward. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉज ऑफ द राउंड शोल्डर। तो हम लोगों ने डिस्कशन करा था कि हेरिडिटिकली भी होते होंगे, या टाइट क्लॉथ पहनने के कारण होते हैं, या इम्प्रॉपर फर्नीचर है, या वॉकिंग है, इस तरीके के। लोडोसिस पोस्चरल डिफॉर्मिटी जो हमने लिम्प्रिंग स्पाइनल बेंडिंग पोजीशन कंडीशन के कारण होती है, और ये एब्डोमिनल के हाइड होने के कारण भी होती है। व्हाट इज़ द काइफोसिस इज द राउंड शोल्डर, ये राउंडेड ऑफ द अपर बैक, जो हम्प वाली कंडीशन हम लोगों ने डिस्कशन करी। व्हाट इज़ द बोलैग, बोलैग जो होता है कि डिफॉर्मिटी इन द नीज इन द वाइडली अपार्ट होती है। वापस स्कोलोसिस इज द साइडवर्ड कर्वेटर्स है, और पोस्चरल डिफॉर्मिटी अपोज इन द लेग साइड। तो अब बेटा आपको ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन करी, ये आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, तो आप इसको अपने नोट डाउन करिए। और अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आप इसको शॉर्ट नोट के रूप में भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपर बॉडी या लोअर बॉडी पोस्चर डिफॉर्मिटी से रिलेटेड 7 to 9 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए कि इस चैप्टर के थ्रू ही आप अपनी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ इन सब के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो आगे के लिए आप इस तरीके के पोस्चर को अपने उसमें नोटबुक में मार्क भी करिए, जिससे कि आपको याद रहे कि सी कर्व में कौन सा और एस कर्व में कौन सा। एस कर्व में काइफोसिस है, तो सी कर्व में हमें कौन सी डिफॉर्मिटीज़ मिल रही है। तो इस तरीके का ये जो ट्रीटमेंट है, कॉज वगैरह है, तो आप इन सब चीज़ों को लोडोसिस में देखिए आपको सी कर्व मिल रहा है। तो इस तरीके का जो भी है ट्रीटमेंट, आप इसको कम्प्लीटली अपने उसमें नोट डाउन भी करते रहिए, क्योंकि और इसको बाई फिगर्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में करते हैं तो अगर आप फिगर्स बनाते हैं तो आपका 1 मार्क्स श्योर हो जाता है। जहां आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, इमेजेस के कारण आपको 1 मार्क्स तक का एडवांटेज मिलता है। तो आई होप आपको ये वाली कंडीशन समझ आ गई होगी कि इसमें किस तरीके से हमें इसको क्लियर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।